हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई आज हम अपना वन शॉट कवर करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का, जो हमारा पहला चैप्टर है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब ये चीज तो भाई तुम सबने देखी होगी कि तुम्हारी बुक्स के अंदर ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही चिंदी चैप्टर है। 6 पन्नों में चैप्टर खत्म है, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन। ऐसा क्यों है सर? इसमें से क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे? ये इतना चिंदी क्यों है? क्या भाई एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को बनाते समय के ये सोचा था कि उबासिया लेते लेते बना दिया गया, आलस आ रहा है भाई जल्दी से बना करके खत्म करो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर है क्या बेसिकली? जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी बुक है क्लास 7 एनसीईआरटी की, उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन है। उस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन इस पहले चैप्टर के अंदर तुमको दिया गया है कि क्लास 6 से क्लास 7 में जब तुम आए हो साइंस की फील्ड में, तो क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा तुम एक्सप्लोर करने वाले हो, क्या क्या नई चीजें तुम एक्सप्लोर करने वाले हो। तुम्हारे आसपास इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सब तुम एक्सप्लोर करने वाले हो। उनके रीजंस क्या है? अब रीजंस तो तुम पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन वो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है, हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे इस चैप्टर में अपन जानने वाले हैं। तो जल्दी से भाई बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बड़ा ही चिंदी चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ते पढ़ते। आजा भाई मेरे साथ साथ। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है देवज्ञानी। तुम मुझे देव सर बुला सकते हो, देवू भैया बुला सकते हो। मेरे प्यारे प्यारे चिंदी चिंदी स्टूडेंट में वो क्या बुलाते हैं? देवू भैया। बहुत मजा आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। मेरे को कौन बता सकता है कि एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लोर करने का मतलब है कि इस दुनिया में ढूंढना, हमारे आसपास एक्सप्लोर करना। आसपास मतलब टटोलना। टटोलना मतलब कि हम देख रहे हैं आसपास कि भाई क्या क्या नई नई चीजें हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो एक्सप्लोर हम साइंस में, साइंटिफिक वर्ल्ड में अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें, तो मैं अगर अपने सामने ये कैमरा के अंदर तुमको देख करके पढ़ा रहा हूं, इस कैमरा का जो लेंस है उसको भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं। उसके अंदर भी भाई फिजिक्स लग रही है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है? साइंस है ना। यहाँ पर ये लाइट्स लगी हुई हैं, ऊपर लाइट है, ये एसी है, इस सबके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास? ये सारी की सारी फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है ना भाई। और इसके साथ साथ तुम्हारे सामने जो तुम्हारे देवू भैया खड़े हैं, तुम स्वयं जो लेक्चर मेरा देख रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर साथ साथ क्या चल रहे हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस चल रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन चल रही है ना। और बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस भी होते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो? हम तो केमिकल पीते ही नहीं, मैंने तो कभी एसिड पिया नहीं, मेरी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस कैसे हो जाएंगे? होते हैं। आगे जाएगा तो पड़ेगा कि केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है, और उनके जो चेंजेस होते हैं, उनका जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, दोज आर कंसिडर्ड एज केमिकल चेंजेस। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस ओनली। बायोलॉजिकल चेंजेस के ही पार्ट होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस भी इनको कंसिडर किया जा सकता है। हमारी बॉडी के अंदर HCl नाम का एक एसिड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमको क्या होती है? गैस होती है। कहते नहीं है बब्बे बहुत ज्यादा मैगी खा ली, बहुत ज्यादा लड्डू खा लिए, अब क्या हो रही है? गैस हो रही। हरिओम, है ना भाई। तो वो क्या होता है? वो एसिडिटी हो रही है। वो एसिडिटी कैसे हुई? केमिकल रिएक्शन हो गया हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, है ना, उसकी वजह से हो गई। तो केमिकल रिएक्शंस भी हम बैठे बैठे भी कुछ नहीं करेंगे तब भी हमारे आसपास, हमारी खुद की बॉडी के अंदर ही बतेरे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लोरेशन अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोरेशन इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। एक्सप्लोरेशन सिर्फ ये नहीं होती कि हम नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं, न्यू फैक्ट डिस्कवर कर रहे हैं, बट ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग अ वे ऑफ थिंकिंग। बट इट इज ऑल्सो अबाउट कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। कहते हैं ना, जहां सोच है वहां शौचालय। अरे भाई वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो भाई एक्सप्लोरेशन इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग न्यू थिंकिंग। कि मतलब अभी तक तू ये सोचता था कि भाई हमारे पास जो सेब है, अरे मम्मी ये सेब सड़ गया है, इसको फेंक दो। लेकिन अब तू अगर देखेगा, तेरा दिमाग डेवलप हो रहा है, तेरी थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो उसको सड़ता हुआ देख रहा है, तो देख रहा है कि यार ये सड़ क्यों रहा है? ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, कैसा चेंज है? उसके अंदर हर एक चीज में तू साइंस ढूंढने लगेगा जब, तब तेरे को पता चलेगा कि सच में तू एक्सप्लोर कर रहा है अपने आसपास की दुनिया को, सब सच में तुझे साइंस से प्रेम हो रहा है। ठीक है भाई, ये चीज होती है। इट इन्वॉल्व्स क्यूरियोसिटी, जो तुम्हारी बुक का नाम है। ये देखो एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पर भाई प्रमोशन कर दिया। मेरे को पैसे देने चाहिए वैसे उन लोगों को कि भाई अपनी पीपीटी के अंदर मैं उनकी न बुक का नाम का प्रमोशन कर रहा हूँ। बट क्या करें, कोई बात नहीं, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स क्यूरियोसिटी, आस्किंग क्वेश्चंस। भाई पूछो। देखो एक ना वो होता है, देखो कुछ तो होता है कि इंसान के ना मन के अंदर खुद ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। एक होता है सोचवाना। ठीक है, सोचना और सोचवाना। तुम्हें सोचना भी आना चाहिए और मुझे तुम्हारे को सोचवाना आना चाहिए कि तुम सोच पाओ, तुम्हारी कैपेबिलिटी में इतनी इंक्रीज कर पाऊं कि तुम अपने आप से सोच पाओ। क्योंकि जितने ज्यादा तेरे डाउट्स होंगे ना, उतने ज्यादा तू क्लियरिटी के साथ कंसेप्ट को पढ़ पाएगा। ठीक है भाई, ये चीज है। आस्किंग क्वेश्चंस, ऑब्जर्विंग केयरफुली। ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जो चीज है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जाते हो ऑब्जर्व करते हुए जाओ, अरे भाई ये तो साइंस निकली। हम चल रहे हैं नॉर्मल रोड पे, हमें स्ट्रीट लैम्प दिख गया, अरे भाई ये तो साइंस है। हम चल रहे हैं, हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, हम अपनी शैडो को नोटिस कर रहे हैं, अरे मेरी शैडो की हाइट कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ये क्या है? अरे भाई ये तो शैडो है, ये क्या है? लाइट का फिनोमिना है ना भाई? तो वो सारी चीजें अपने पास किस पर डिपेंड करती हैं? उसके अंदर तो इनफैक्ट अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, जब तुम 9th 10th क्लास में चले जाओगे तब पढ़ोगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, शैडो वाले कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, मैथमेटिक्स, साइंस, इट्स एवरीवेयर। ठीक है, तो जब तुम ऑब्जर्वेशन तुम्हारी बढ़ जाएगी ना, तब तुम खुद को धुरंधर बोल सकते हो साइंस के अंदर। ठीक है, एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशंस फॉर नेचुरल चेंजेस, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, जो भी नेचुरल फिनोमेना, तुम पहले कहते थे भगवान का इशारा है, भगवान की मर्जी है। अब जैसे पहले के जमाने में लोगों को बीमारियों का इतना पता नहीं होता था, साइंस इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लोग क्या कहते थे, अरे भैया जिसकी उम्र जितनी लिखी है बड़ा ही भला आदमी था, चला गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसकी उम्र भगवान ने जितनी लिखी है उसको तो जाना ही है। अब अगर आज के एज में ऐसा होता है ना, कि आज भी अगर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती, आज भी लोग ऐसा ही बोल रहे होते। वो तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोगों को पता होता है कि इंसान के जाने का, मरने का रीजन क्या है ना? तो एटलीस्ट लोगों को रीजन पता है, वी हैव द फैक्ट्स, वी हैव द रीजंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग गोइंग अराउंड अस, हैपनिंग अराउंड अस, है ना भाई? तो उस चीज का रीजन जब हमको पता होता है तो अपन उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, साइंस हमें मदद करती है हमारे आसपास की दुनिया को जानने में, आसपास की दुनिया को जानने में, पहचानने में। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरी, पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरी के अंदर हमको हेल्प करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सर हम क्या डॉक्टर सालू के बन जाएंगे जो तारिका के साथ काम करता था सीआईडी में? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता डिटेक्टिव लेकर के तुम ब्योमकेश बख्शी बन गए, शर्लॉक होम्स बन गए। इन्वेस्टिगेशन मतलब भाई तेरे सामने कोई चीज है, तू उसको इन्वेस्टिगेट तो कर। तूने सोचा कि भाई ये एप्पल सड़ क्यों रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट तो कर, इसके पीछे का फिनोमिना क्या है। हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करो। तुम्हारी एज ऐसी है, तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतने ज्यादा तुम इंटेलिजेंट बन पाओगे। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना। साइंस इन एवरीडे लाइफ, हम अपनी एवरीडे लाइफ में साइंस का बहुत ज्यादा देखते हैं, साइंस हर जगह पे यूज हो रही है। कहां कहां यूज हो रही है, आज बेटा जरा सा जिस्ट ले लेते हैं। साइंस इज क्लोजली कनेक्टेड टू आवर डेली एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स, हम अपने आसपास हर चीज को साइंस से रिलेट कर सकते हैं। जस्ट अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सामने कैमरा है, फिजिक्स रिलेटेड, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, HCl बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, हरिओम, है ना भाई? क्या है? केमिकल चेंज है। हमारे आसपास भाई हम साइंस से भरे हुए हैं, लबालब 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 साइंस से भरे हुए हैं, साइंस ही साइंस, साइंस ही साइंस, साइंस ही साइंस, है ना भाई? तो ह्यूमन एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस नेचर, हमारी जो एक्टिविटीज होती है ह्यूमन एक्टिविटीज, वो कई बार क्या है, नेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड साइंटिफिक नॉलेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दीज इंटरैक्शंस, और जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है वो इन इंटरैक्शंस को हेल्प करती है भाई समझने में। अब इसका मतलब क्या है लाइन का, इस लाइन का मतलब क्या है? अब जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब यहां पर ये नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज वो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से नेचर को अफेक्ट हो रहा है, जो कि होता है, जो कि होता है। बट यहां पर इसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे मैं मतलब एक्सेल कर रहा हूं, है ना, मैं इनहेल करता हूँ ऑक्सीजन, में एक्सेल करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने एक्सेल करी, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बनाते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना? तो अब क्या हुआ, मैंने उसमें नेचर को कुछ ना कुछ दे दिया। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही ना करूं तो प्लांट खाना कैसे बनाएगा? ऐसी बात नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट उससे भी ले सकता है, क्योंकि बाकी जानवर भी तो है, वो भी तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, है ना? तो वही चीज होती है। तो लेकिन यहाँ पर है कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन जो है या फिर कोई से भी अपने पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने आसपास के एनवायरमेंट से, नेचर से, तब जाकर के ये दुनिया एग्जिस्ट कर पा रही है। ठीक है भाई? Scientific understanding also helps us address environmental challenges and improve our quality of life. अब देखो ये बात यहाँ पर लिखी तो है, ये बात अगर आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की होती तो मैं बिल्कुल इस बात को मान लेता। यहाँ पर क्योंकि लिखा है कि scientific understanding also helps us address environmental challenges and improve our quality of life. But I don't agree with this line at this point of time. सब के सब जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतने व्हीकल्स आ गए हैं, इतनी फैक्ट्रीज के अंदर तो सब कुछ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती रहती है, कितना ज्यादा एग्जॉस्ट निकलता है उससे, कितना ज्यादा धुआं निकलता है। और दिल्ली का AQI तो सबको पता ही है भाई क्या चल रहा है ना? दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है, किस लेवल तक गिर चुका है, और ये चीज तो सबके सब जानते हैं। और वो सब किसकी वजह से है? साइंस की वजह से भी है। तो साइंस के प्रोस एंड कॉन्स दोनों है, साइंस ने हमको बहुत सी चीजें दी भी हैं। आज अगर तुम अपने घर पे बैठ करके तुम्हारे देवू भैया से पढ़ पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ साइंस। लेकिन अगर हम घर के बाहर निकल रहे हैं तो भी हमको अगर मास्क लगाना पड़ रहा है, हमें एक अच्छी हवा भी हमको नहीं मिल पा रही है, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ साइंस। ठीक है, सो साइंस ने कभी हमको ये नहीं बोला कि तुम ये करोगे तुम गलत हो कर लोगे।
इंसान ने खुद साइंस को इस तरीके का यूज किया, इस तरीके से यूज किया, लिमिट में करता अगर यूज तो शायद ये सब नौबत नहीं आती, लेकिन लिमिट में नहीं किया। उसने कहा कि और डिपेंडेंट हो जाऊंगा, और डिपेंडेंट हो जाऊंगा, और ज्यादा टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो उस चीज का रिजल्ट क्या निकला है, अब वो इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि सर्दियों में जब तुम अपने घर के बाहर निकलोगे इतनी ज्यादा स्मॉग हो जाती है, इतना ज्यादा स्मोक होता है कि तुम मास्क लगाए बिना बाहर निकल नहीं सकते। ये हाल हो चुका है ना भाई। मेजर एरियाज ऑफ स्टडी, अब डिफरेंट फील्ड्स क्या है साइंस की, क्या क्या डिफरेंट फील्ड्स है अपने पास साइंस की। अब यार तुम तो 7th क्लास में हो, फिर 8th में जाओगे, 9th में इस बार क्या है, इसी साल सीबीएसई में 9th की एनसीईआरटी के अंदर जैसे अभी तक क्या होता था, एक होती थी केमिस्ट्री वाला पार्ट, एक बायो वाला पार्ट, एक फिजिक्स वाला पार्ट। अब एक और वाला आ गया, दैट इज अर्थ साइंस, अर्थ साइंस का पार्ट आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली अभी वैसे तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत सारी ब्रांचेस अपने पास आगे जाकर के तुम अगर कोई सी भी परस्यू करना चाहो उसको कर सकते हो, बहुत अनेकों ब्रांचेस हैं, है ना। लेकिन यहां पर अभी अपन कौन कौन सी एड्रेस करने वाले हैं, एक तो फिजिक्स जो कि तुम सब जानते हो, फिजिक्स की हमारे पास जो मैंने जैसे लेंस वाली बात बताई, फिजिकल चेंजेस हमारे आसपास जो भी हो रहे हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री, हमारे आसपास जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने कोई सा भी रिएक्शन होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होकर के क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, है ना। तो ये अपने पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इट्स अ केमिकल चेंज, है ना। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मैं रेस्पायर कर रहा हूं, रेस्पिरेशन हो रही है, मेरी डाइजेशन हो रही है, मैं पॉटी करके आ रहा हूं, एक्सक्रीशन हो रही है, ऑल आर द बायोलॉजिकल चेंजेस। अर्थ साइंस की अगर मैं बात करूं, अर्थ साइंस मेरे पास क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, है ना, कि अर्थ हो गई हमारे पास, प्लैनेट हो गए, प्लैनेटरी बॉडीज हो गई, सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, ये सारी की सारी जो भी अपने पास है यूनिवर्स में, जो अपने पास, इसको बोलते हैं अर्थ साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस की अगर मैं बात करूं, अंडरस्टैंडिंग आवर एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंटल साइंस इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है, हमारे नेचर में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिक्स करके अपन इसको एक ब्रांच भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ साइंस। अब साइंस का इंटरकनेक्टेड नेचर क्या क्या है, जैसा मैंने तेरे को बताया, हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि हमारी बायोलॉजी के अंदर भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। सो इंटरकनेक्टेड भी है अपने पास ये ब्रांचेस, है ना भाई। सो साइंटिफिक डिसिप्लिन्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। डिस्कवरीज इन वन फील्ड ऑफन कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट्स इन अदर। अब इसका मतलब क्या है कि एक फील्ड के अंदर डिस्कवरी हो जाएगी तो उससे हमारे पास दूसरी फील्ड के अंदर भी एडवांसमेंट हो सकती है, दूसरी फील्ड को भी फायदा होगा। कैसे, अगर मान ले हमारे पास फिजिक्स इतनी तरक्की नहीं करती कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ नहीं पाते, हम अपनी हार्ट बीट की जो रिदम है, जो पल्स होती है हमारी, उसको अगर अपन समझ नहीं पाते, तो ईसीजी जो मॉनिटर्स लगे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्या उसके अंदर पेशेंट की हार्ट बीट को पता लगाया जा सकता? क्या करते रहते फिर हम जादू को बुलाते, ओम ओम आम आम, ओम ओम आम आम, ओम ओम आम आम, तो भाई अपना काम नहीं बन पाता। अगर फिजिक्स इतनी तरक्की नहीं करती, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इतनी तरक्की नहीं करती, अगर इंजीनियर्स इतनी तरक्की नहीं करते, तो हमारी जो मेडिकल साइंस है वो भी नीचे रह जाती और बायोलॉजी के अंदर भी दिक्कत आती। ठीक है, तो फिजिक्स की तरक्की के चक्कर में अपने पास क्या हुआ, बायोलॉजी को भी एडवांसमेंट मिली। अब बायोटेक्नोलॉजी तुमने सुना होगा, कोई वर्ड होता है, जो भी हमारे पास हॉस्पिटल्स में मशीन्स वगैरह होती हैं, ईसीजी मशीन हो गई, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, एक्सरे मशीन्स वगैरह, ये सारी की सारी मशीन्स हमारे पास क्या होती हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जिसके अंदर क्या है कि बायोलॉजी में कंट्रीब्यूट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स फिजिक्स, है ना भाई। तो उस चीज की वजह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली आस्क क्वेश्चंस एंड सीक एक्सप्लेनेशंस टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। अब साइंटिस्ट में और नॉर्मल इंसान में फर्क क्या है, नॉर्मल इंसान चीज को पढ़ता है, चीज को सुनता है और एक्सेप्ट कर लेता है, और तभी वो आम आदमी बन के रह जाता है, नॉर्मल इंसान ही बन के रह जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट अगर कोई चीज नहीं सुनता है, कोई नई चीज अगर पढ़ता है तो उसको क्वेश्चन करता है, कहता है ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन ढूंढता है, उसके पीछे रीजन को भी क्वेश्चन करता है, रीजन उसको मिला उसको भी क्वेश्चन करेगा कि यार ये रीजन कैसे हुआ, मैं खुद करके देखता हूं, एक बार खुद ये चेंज करके देखता हूं, क्या पता ऐसा सच में प्रोड्यूस हो। अगर वह सच में प्रोड्यूस हो जाए तो उसको पता होता है कि हाँ यार इसका ये रीजन है इसीलिए ऐसा हुआ। अगर वैसा नहीं होता तो फिर वो रीजन को चैलेंज करता है कि तू सही रीजन नहीं है, मैं दूंगा सही रीजन। तो दैट्स अ साइंटिस्ट जो कि चैलेंज करता है, डरता नहीं है, क्वेश्चन करता है। सो ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग व्हेन एवर यू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, जब भी कुछ नया सीखो ना उसमें क्वेश्चन करो कि हाँ यार क्या है, ऐसा क्यों हुआ, अरे तुमने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला। अब देखो इतना भी मत करना, जैसे मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, वो क्या बोलता था, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम पानी पीते हो, पानी क्यों पीते हो। मैंने कहा पागल वागल है क्या, पानी क्यों पीते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, पानी इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हम जी नहीं पाएंगे, है ना। कहता क्यों पढ़ते आए हो, क्या पागल है क्या, तू पढ़ा नहीं है क्या स्कूल स्कूल में, क्या तुम स्कूल में पढ़े हो, क्यों पढ़े हो। मैंने कहा भाई तू जा,
तू हाथ जुड़वा ले, तू खत्म आदमी है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, चेंजेस इन फ्रूट्स एंड प्लांट्स। अपने पास फ्रूट्स और प्लांट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया एप्पल, यहाँ पर क्या है देखो, पहले एप्पल था, फिर अपलू बन गया, फिर अपली बन गया, फिर अप्पी बन गया, मतलब सड़ गया, बिल्कुल एकदम श्रिंक हो गया, है ना भाई, ऐसा हाल हो गया अपने अपलू का, एप्पल का। ठीक है भाई, तो ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, ये होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सड़ना या पकना ऑफ फ्रूट्स, ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ आर फ्रूट्स राइपन ओवर टाइम, फ्रूट्स अपने जो होते हैं पक जाते हैं ओवर टाइम। सम फ्रूट्स चेंज कलर एंड एज दे मैच्योर, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं तुमको दूं, तुमको जैसे पता हो कि हमारे पास जो हरी मिर्च होती है वही लाल मिर्च बनती है, जैसे जैसे उसकी एज होती जाती है वो हरी से लाल रंग में बदल जाती है, और लाल वाली फिर बाद में क्या होती है, सूख जाती है, और वो अपने पास जो होती है ना चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स वो सूखी वाली लाल मिर्च से ही बनते हैं, है ना, जो डोमिनोज के पिज्जा के साथ तुम खाते हो भाई चिली फ्लेक्स डाल डाल के, वो अपने पास क्या होते हैं, लाल वाली सूखी मिर्च। शुरू में क्या बनती है वो, शुरू में क्या होती है, शुरू में अपने पास हरी मिर्च होती है, फिर वो क्या बनती है, फिर वो लाल मिर्च बनती है, फिर वो क्या बनती है, फिर वो सूखी वाली लाल मिर्च बनती है, सूखी वाली यानी कि एकदम श्रिंक वाली लाल मिर्च बनती है ना भाई, जो कि किस तरीके से दिखती है, जो कि अपने पास कुछ इस प्रकार से दिखती है, इस ऐसी दिखती है। फिर उसके बाद वो क्या बनती है, फिर उसके बाद वो ये बन जाती है। आए सर ये क्या है, सर ये क्या बना दिया, बोलो जुबा केसरी का पैकेट। अब बोलो जुबा केसरी का पैकेट नहीं है, कम बोला कर। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास डोमिनोज है, डोमिनोज, डोमिनोज के क्या है ये अपने पास डोमिनोज के चिली फ्लेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो डोमिनोज की चिली फ्लेक्स बन जाती है, जो तो अपने पिज्जा पे डाल डाल के बड़े मौज मौज के साथ खाता है। ठीक है भाई, ये हो जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या लिखा है, प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। प्लांट्स अपने पास बड़े होते हैं, उसमें फल उगते हैं, फूल उगते हैं, पत्तियां उगती हैं, बहुत सारी चीजें उगती हैं, उनकी रूट्स भी ग्रो करती हैं। अब ये सारे भी क्या है, अपने पास डेली लाइफ में होने वाले साइंटिफिक चेंजेस हैं। चेंजेस इन मटेरियल्स, मटेरियल्स में चेंजेस क्या क्या होता है, मटेरियल में वो कौन बता सकता है क्या होता है, मटेरियल सर बहुत टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कैसी बात कर रहे हो, मटेरियल्स हाँ बहुत टाइप के तो होते हैं। हम देख, कुछ हो गए मेटल्स, कुछ हो गए नॉन मेटल्स, कुछ हो गए अपने पास कंपाउंड्स, कुछ हो गए मिक्सचर्स, कुछ हो गए अपने पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों आ सकते हैं, है ना। अब बतेरी चीजें होती है, मटेरियल्स की अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज को तुम अलग अलग भागों में बांट सकते हो। ठीक है, मटेरियल्स का मतलब ये है, मटेरियल्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर मेटल है, ये मेटल का पीस है, ये ग्लास है, ग्लास क्या शीशा, ये प्लास्टिक का कैन है, ये अपने पास क्या है, फैब्रिक है, कपड़ा जो हमने पहन रखा है, ये अपने पास कंक्रीट जिसकी सड़कें बनी हुई होती हैं, ये अपने पास लकड़ी जिसका पेड़ से अपन लेते हैं, टेबल वेबल बना के रखते हैं, ये अपने पास सेरेमिक जिसके भाई तुम्हारे पास कप्स होते हैं, बोन चाइना के कप बोलते हैं ना अपन, या फिर पॉट्स वगैरह जो होते हैं वो सेरेमिक के होते हैं, ये अपने पास रबड़ जिसका अपन टायर बनाते हैं। सारे के सारे मटेरियल क्या हैं, अलग है, सारे मटेरियल लिटरली अलग हैं। अब कुछ मटेरियल यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो नेचुरली अकर हुए हैं, जो नेचुरली नेचर से हमने ऑब्टेन किया, जैसे रबड़ होता है, रबड़ पेड़ से ऑब्टेन होता है ना, और अपने पास वुड पेड़ से मिलती है, और अपने पास क्या है क्या है क्या है क्या है, जैसे मतलब अगर मैं बात करूं फैब्रिक जो होता है कॉटन का, अगर मैं मानूं तो कॉटन की खेती होती है, कॉटन के पौधे होते हैं, वहां से फैब्रिक आता है। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। अब जैसे ग्लास जो होता है, ग्लास भी अपने पास क्या है, मेटल से बनता है। ये मेटल जो है ये भी अपने पास नेचुरली ही तो अकर हुआ, उसको अपन ने रिफाइन किया, जैसे तैसे करके मेटल बनाया, रॉक्स से मिलते हैं अपने को, ये भी नेचुरली मिले हैं। प्लास्टिक नेचुरली नहीं मिला, प्लास्टिक एक मैन मेड प्रोडक्ट है। साथ में अगर मैं बात करूं सेरेमिक की, सेरेमिक भी मैन मेड प्रोडक्ट है। कंक्रीट की, कंक्रीट भी मैन मेड प्रोडक्ट है। लेकिन कंक्रीट को हमने बनाया कैसे, कंक्रीट का जो बेसिक बाय प्रोडक्ट होगा, बाय रिएक्टेंट होगा, उसके अंदर हमने क्या लिया, हमने नेचर से ही कुछ ना कुछ चीज ली होगी, नेचर से ही हमने क्या ली होगी, सैंड ली होगी, हमने रेत ली होगी, उसको किसी तरीके से रिफाइन किया, कुछ उसके अंदर केमिकल्स मिलाए, फिर जाके वो सेरेमिक, फिर जाके वो कंक्रीट बन पाया, सीमेंट बन पाया, उससे हमने कंक्रीट बनाया, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक को मैं बोल सकता हूँ कि ये हमने मैन मेड प्रोडक्ट है, बाकी सारे के सारे नेचर से ही डिराइव्ड है ना। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं अपने पास। ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक यूज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो कभी भी प्लास्टिक से हथौड़ा नहीं बना सकता, देखो हथौड़ा बनाना है तुझे मेटल से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो प्लास्टिक के हथौड़े से अगर किसी चीज को मारेगा तो बेटा हथौड़ा ही टूटेगा, वो चीज तो नहीं टूटेगी। ठीक है, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स सच एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके अलावा और भी ग्रुप्स के अंदर वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हमारे आसपास बहुत ज्यादा होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो कि रिवर्स हो सकता है, कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड। एंड इरिवर्सिबल का ऑफ कोर्स ये है जो कि इरिवर्सिबल है, यानी कि जो कि अपने पास क्या होते हैं, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, कांट बी रिवर्स। ठीक है, तो जैसे मतलब अगर मैंने अंडा फोड़ दिया,
पैन के अंदर अंडा फोड़ दिया। अब मैं बोलूं चल भाई अंडे को वापस डाल इसके अंदर, इसके छिलके के अंदर, शेल के अंदर, क्या तू कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो वो क्या है, वो रिवर्स नहीं हो पाया। दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो में से किसी ने अगर थ्री इडियट्स देखी हो, थ्री इडियट्स में एक सीन होता है कि मतलब वो रैंचो वॉशरूम के अंदर होता है, रैंचो होता है, फरहान होता है और हमारे पास वो राजू होता है ना। अब वो क्या करते हैं कि वो उसको बस समझा रहे होते हैं राजू को। रैंचो कहता है ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। तो वो कहता है अच्छा सब ठीक हो जाएगा। तो राजू क्या करता है, अपनी टूथपेस्ट के अंदर सारी की सारी टूथपेस्ट रैंचो के हाथ में डाल देता है और वो कहता है चल इसके अंदर वापस डाल, सब ठीक कर, कर ठीक। तो रैंचो का रिएक्शन ऐसा होता है, अबे बावला है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सारे के सारे चेंजेस अपने पास रिवर्सिबल नहीं होते। तेरी एजिंग, तू अगर बूढ़ा हो जाएगा, जैसे मैं बचपन में कुछ और था, मेरी दाढ़ी नहीं आया करती थी, अब मैं ऐसा हो गया हूं, तो क्या है मैं वापस बचपन में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने यहां पर मान लेते हैं कि मैंने पानी उबाल रहा हूं, जैसे मैं, है ना, मैंने पानी को उबाला, तो मैंने क्या किया, वो पहले लिक्विड था, फिर वो क्या हुआ, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ उसको रिवर्स। कैसे सर? स्टीम तो उड़ गई। स्टीम को उड़ने मत देना तू। तो स्टीम उसके ऊपर, पतीले के ऊपर एक और कंटेनर रख दे, एक और मतलब प्लेट लगा दे, जो भी वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा, स्टीम वापस टपक टपक के टपक टपक के टपक टपक के टपक टपक के चलती है। अरे यार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई टपक टपक के वापस उसके अंदर पानी में ही कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी जो स्टीम होगी वो उस प्लेट के ऊपर जो हमने ऊपर लगाई उस पर डिपॉजिट हो जाएगी और डिपॉजिट होने के बाद वो वापस पानी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपने पास क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर की मेल्टिंग जो है, मक्खन अगर अपना पिघलता है, हम मक्खन को वापस पिघले हुए मक्खन को वापस फ्रिज में रख देंगे, वो वापस मक्खन बन जाएगा, टाइट वाला हो जाएगा, टिक्की बन जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, अपने पास रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर अपने पास एक बार फ्रूट सड़ गया है तो वो क्या है, जनरली इरिवर्सिबल है। जनरली इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोसेसेस होते हैं, एडवांस प्रोसेसेस होते हैं, जिससे हम इसको भी कुछ फ्रूट्स के केस में, वेरी लेस फ्रूट्स के केस में या वेरी लेस प्रोडक्ट्स के केस में हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो इरिवर्सिबल ही होता है। ब्रेकिंग स्टोन्स इनटू पेबल्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब अगर तू, मैं तेरे को ईंट दूं, एक एक ईंट को तू तोड़ देगा, तो तू क्या कहेगा, मैं बोलूंगा भाई इसको जोड़ अब वापस, तो जोड़ पाएगा? कहेगा हाँ सर जोड़ दूंगा, सीमेंट लगा के जोड़ देगा। लेकिन बिल्कुल एकदम वैसी नहीं बन पाएगी ना। अभी मैं उसके ऊपर हाथ मारूंगा, वो सीमेंट टूट जाएगा, वापस पहले ऐसी हो जाएगी। तो दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस हेल्प्स अस स्टडी मैटर एंड मटेरियल। जैसे जैसे हम इन चेंजेस को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, इससे हमको पता चलेगा मैटर और उसकी मटेरियल्स के बारे में। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास की सारी चीजें किससे बनी है? मैटर से बनी है। सर गलत बोल रहे हो। मैटर तो सर हमारा होता है स्कूल के अंदर डिस्पर्सल टाइम पे, उस तरफ से 50 लौंडे, इस तरफ से 45 लौंडे, मैटर हो जाता है सर। फिर कॉल लगती है, अरे भाई तेरे भाई का मैटर हो गया, जल्दी से आ जा। और भाई आगे क्या करता है, अरे अपना ही भाई है, कॉम्प्रो कर ले, कॉम्प्रो कर ले। यहाँ तो ऐसे बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, भाई हाथ छोड़, भाई तेरा भाई खड़ा है हाथ छोड़, तेरा भाई खड़ा है हाथ छोड़, है ना भाई। ऐसा होता है। वो वाला मैटर अलग होता है भाई, वो तुम लोग करो मैटर, मतलब करो तो मत, ठीक है, लेकिन तुम्हारा होता होगा। यहाँ पर जिस मैटर की मैं बात कर रहा हूँ वो मैटर क्या है, हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वो किससे बनी है? मैटर से बनी है। ठीक है भाई, ओके। एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के भी अपने पास बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारी वो नहीं होती, क्या कहते हैं, ग्रोथ नहीं होती हमारी साइंस की, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारी बहुत सारी चीजें क्या है जो आज हम कर पाते हैं वो नहीं कर पाते, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स मैनी डिवाइसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हर एक चीज को इलेक्ट्रिसिटी पावर कर रही है, लाइटें जल रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी कर रही है, ये कैमरा वहां पर स्विच से कनेक्टेड है, ये टीवी सामने लगी है मेरी, ये स्विच से कनेक्टेड है, ये जिस बोर्ड पे तुम पढ़ रहे हो यहाँ पर इसका स्विच है ना भाई। सो एवरीथिंग, मेरा फोन, मेरे फोन के अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर भी तो बैटरी होती है भाई। तो ये सारी की सारी चीजें अपने पास क्या है, दीज आर ऑल द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सिंपल सर्किट्स कैन बी मेड यूजिंग बैटरीज, वायर्स, बल्ब्स एंड स्विचेस। अब ये सारी चीजें तुम किस में पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी का सारा अपने पास होता क्या है मामला, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से सिंपल सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी तुम ये चीज जानोगे। कंडक्टर देन इंसुलेटर्स। सर कंडक्टर, हाँ सर मैं जब भी बस के अंदर ट्रैवल करता हूँ ना, मैं कंडक्टर भैया से ही टिकट कटवाता हूँ। कंडक्टर भैया एक जरा कन्याकुमारी की टिकट दे दो। अरे भाई वो कंडक्टर अलग होता है, ये कंडक्टर क्या है? मान ले तेरी बहन को लग, मतलब तेरी बहन को नहीं बोलेंगे, तो किसी को भी, तुम्हारे दोस्त वो, उसको लग गया बिजली का झटका। ठीक है, उसने भाई बिजली की तार पकड़ ली, उसको लग गया बिजली का झटका। अब तूने पढ़ी है देऊ भैया से साइंस, ठीक है,
तू गया जल्दी से ढूंढने के लिए एक लकड़ी का मतलब बैट या कुछ, है ना, तो जल्दी से वो ढूंढने गया कि मैं लकड़ी के बैट से उसके हाथ के ऊपर मारूंगा और उसका हाथ छूट जाएगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, वुड क्या होता है, वुड इंसुलेटर होता है, वुड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। लेकिन तेरी मम्मी आ गई या तेरा एक और दोस्त आ गया, है ना, एक और दोस्त ने देखो भैया से साइंस नहीं पढ़ी है, अब उसको पता नहीं है इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, वो भी आप भाई पागलों की तरह तेरे उस दोस्त के पास गया और उसको अपने हाथ से ही छुड़ाने लग गया। जैसे ही उसने छुड़ाने के लिए उसको छुआ, भाई उसको भी करंट लग गया। तो यहां पर क्या बन गई, चेन बन गई। तेरा दोस्त पहले ही झटके खा रहा था, दूसरा दोस्त भी आ गया, वो भी, तो पूरी एक चेन बन गई। अब तू जल्दी से बैट लेकर के आया, क्योंकि तेरे को पता है बैट क्या है, इंसुलेटर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। तूने जल्दी से बैट ला करके दोनों के हाथ पर मारा और उन दोनों को बिजली के झटके से बचा लिया। ठीक है भाई, तो अपने पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है भाई, तो सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, others do not allow electric current to pass easily are called insulators। अब इनके अलावा कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने भी नहीं देते, और इंसुलेटर जितने सस्ते भी नहीं होते कि इंसुलेटर की तरह बोलेंगे अरे भाई नहीं बिल्कुल ही पास नहीं होने देंगे, और कंडक्टर जितने ऐसे भी नहीं होते कि बिल्कुल ही पास होने दें, ऐसे भी नहीं होते। उन मटेरियल्स को बोला जाता है सेमी कंडक्टर्स। क्या बोला जाता है, सेमी कंडक्टर। अब सर्कल जो होता है, सर्कल का आधा क्या होता है, सेमी सर्कल होता है ना, वैसे कंडक्टर का आधा, कंडक्टर तो चाहता है कि भाई करंट बिल्कुल ही फ्लो कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही अच्छे से फ्लो कर जाए, है ना, वो तो क्या हो गया मेरे पास, वो तो हो गया कंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या हुआ, आधा कंडक्टर है, आधा इंसुलेटर है, यानी कि वो थोड़ा सा चाहेगा करंट पास हो जाए और थोड़ा सा चाहेगा कि ना भी हो, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के बारे में तुम कब पढ़ोगे, जब तुम क्लास 11th में स्ट्रीम चूज करोगे साइंस की, तुम्हारा फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्लास 12th एनसीईआरटी का 14th चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर तुम जाकर के पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज होती है। स्टडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हेल्प्स अस चूज सुटेबल मटेरियल्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। हम अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते जाएंगे तो ये हमको हेल्प करेगा कुछ मटेरियल, सुटेबल मटेरियल्स को मतलब चूज करने के लिए, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि स्विच जो होता है मेरे पास, बटन जो होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्किट को ब्रेक करना, है ना। बल्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट एमिट करना। बैटरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज निकालना, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग यूजेस होते हैं। वाटर एंड देयर इन्वायरमेंट, तो वाटर की अपने पास इंपॉर्टेंस क्या है, सबके सब जानते हैं। जैसे मेरा दोस्त पूछा करता था मुझसे, भाई तू पानी क्यों पीता है, तो तुम ऐसा मत करना, तुमको तो पता ही है वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो इंसान हो, हर किसी के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एग्जिस्ट इन रिवर्स में एग्जिस्ट करता है, लेक्स में, ओशियंस में, ग्लेशियर्स में, ग्राउंड वाटर में एंड द एटमॉस्फेयर। लेकिन ऑल दीज काइंड्स ऑफ वाटर आर नॉट ड्रिंकेबल। हम सारे पानियों को पी नहीं सकते, हम ओशन वाटर को पी नहीं सकते हैं। तुम ओशन वाटर को पियोगे तुम बावले हो जाओगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की, है ना। तो वाटर साइकिल क्या होती है, हम बचपन से लेके पढ़ते हुए आ रहे हैं। समुद्र का पानी है या किसी भी वाटर, अपने पास वाटर बॉडी का पानी है, वो धूप की गर्मी से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इट विल डिपॉजिट इनटू द क्लाउड्स में डिपॉजिट हो जाएगा। अब क्लाउड्स में डिपॉजिट होने के बाद वो कंडेंसेट होगा तो क्या होगा, वो बारिश की तरह वापस बहेगा, बारिश की तरह वापस बहा, ग्लेशियर्स पिघले और वो क्या हुआ, वापस से लेक के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर आ गया, फिर वाटर बॉडी से इवेपोरेट हुआ, तो ये एक साइकिल बन गई, एक सर्कल बन गया। दिस इज द सर्कल ऑफ वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल बन जाती है अपने पास। ठीक है भाई, तो ये होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इंक्लूड्स, सबसे पहले इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडी से इवेपोरेट हो जाएगा पानी, फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो जाएगा थ्रू द कंडेंसेशन, कंडेंसेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। प्रेसिपिटेट मतलब कि अपने पास स्टीम फॉर्म से, क्लाउड फॉर्म से वो वाटर के अंदर जा रहा है, यानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कलेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बैक टू रिवर, फिर वापस वो कलेक्ट होकर के ग्लेशियर्स में वापस पिघल करके नदियों में, लेक्स में एंड ओशंस में, या फिर किसी भी वाटर बॉडी में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर साइकिल ये होती है। अब ये वाटर साइकिल वाला जो है, अगर तुम्हारे पेपर में इस चैप्टर से कोई सा क्वेश्चन आता भी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल का। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके भाई, इसके अलावा हम क्या बोले, चेंजेस इन नेचर, वाटर के अपने वाटर के रहते जो हमारे पास नेचर में चेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड लोकेशन कंटिन्यूअसली अपनी स्टेट और लोकेशन चेंज करता रहता है। कभी बर्फ बन जाता है, कभी पानी बन जाता है, कभी भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है, तो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। नेचुरल प्रोसेसेस सच एज रेनफॉल जो हो गया हमारे पास, बारिश, एंड ग्लेशियर मेल्टिंग, पहाड़ों का पिघलना, शेप आर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को शेप देता है। अब जैसे जैसे मान ले कि अपने पास, मान ले कि पूरी की पूरी नदी जो है,
सूख गई, इवेपोरेट कर लिया, सूरज दादा को प्यास लग रही, सूरज दादा ने इवेपोरेशन के थ्रू सारा का सारा पानी पी लिया, अब नदी तो सूख गई। उसके अंदर मछली थी, उससे पानी लेकर के हम भी पीते थे, हम भी नहाते थे, कहाँ से आएगा पानी? तो ये कंटिन्यूअस साइकिल होती रहती है कि अपने पास बारिश पड़ती रहती है, नदी वापस भरती रहती है, इवेपोरेट अगर हो भी गई तो वापस भर जाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो ग्लेशियर्स से, यानी कि पहाड़ों से जिस जहाँ से उसको वो नदी आ रही है, तो पहाड़ पिघलते रहेंगे, पिघलते रहेंगे, पहाड़ों पे जो बर्फ वो है डिपॉजिटेड है, वो अपने पास पिघलेगी और नदी में कन्वर्ट होती रहेगी, वाटर बनती जाएगी, सॉलिड से लिक्विड बनती जाएगी। तो ऐसे भी अपने पास चेंजेस की वजह से वाटर हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा क्योंकि हम लोग अपने जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। नदियों में जाकर के, यमुना में जाकर के, गंगा में जाकर के अपने कपड़े धो रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा बहुत ज्यादा है वहां पर। एक्सक्रीटा का अमाउंट, एक बार एक साइंटिस्ट आए थे, मैंने एक शॉर्ट देखा था, एक जगह पे मैंने पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था कि उसके अंदर क्या था कि एक साइंटिस्ट है कोई, मतलब एक बेसिकली वो है, व्लॉगर है, पता नहीं क्या है, कि वो वर्ल्ड वाइड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की टेस्टिंग करते हैं। तो वो जब गंगा में आए थे, वहां पर यूएस के थे वो शायद, तो यूएस में उस एक चीज मानी जाती है, एक वो अपने पास स्केल होता है, जैसे एक्यूआई का होता है कि अपने पास यूएस में अगर एक्यूआई कभी 10 भी पहुंच जाता है, स्कूलों की बच्चों की छुट्टी कर देते हैं, लेकिन अपने पास दिल्ली में कितना हजारों में पहुंचा हुआ था, है ना? तो वो चीज है। तो वैसे ही मतलब जैसे अपने पास नदियों का भी होता है, एक पर्टिकुलर स्केल होता है कि इतनी प्योरिटी होनी चाहिए, और गंगा में वो प्योरिटी 1000 टाइम्स कम थी। मतलब वो प्योरिटी थी ही नहीं गंगा के वाटर में, है ना? तो यहाँ और वहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा जो होता है यानी कि पॉटी जो होती है, उसके भी सैंपल्स पाए गए और उसके अंदर जाकर के उसको पवित्र माना जाता है। वही चीजें बोली जाती है कि जिस देश में नदी को नदी की तरह माना जाता है, यूएस में, अलग अलग देशों में, वहां पर नदी साफ है, वहां पर नदी बहुत सुंदर है, लेकिन जिस देश में नदी को माता माना जाता है, माँ कहा जाता है, वहां पर नदियों का ये हाल है। तो भाई प्लीज, तुम लोग आगे आने वाली जनरेशन हो, प्लीज ध्यान रखो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा करके रखो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने आगे आने वाले सेल्फ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने बच्चों, अपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके लिए भी नहीं तो एटलीस्ट हमारे नेचर के लिए। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है बर्बाद करने के लिए थोड़ी भेजा है, संभाल के रखना चाहिए। ओके, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो लाइफ प्रोसेस अपने पास क्या होते हैं, ये दिस इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पार्ट है ये। बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस अपने पास क्या क्या हो जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड डेवलप थ्रू देयर लाइफ्स। हम सब जानते हैं कि वो ग्रो करते हैं, जैसे मैं बचपन में छोटा सा पैदा हुआ था इतना सा, अब देखो 6 फुट का आदमी हो गया हूँ, है ना? तो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी की पूरी अपनी जिंदगी के पूरा पूरा लाइफ स्पैन होता है उसके अंदर वो ग्रो करते रहते हैं। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, लेकिन अब जैसे मैं अगर 18 साल के बाद, मैं ऐसे 20 साल 21 साल का हो गया, उसके बाद मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन मेरी हाइट 20 साल तक की उम्र तक, 19 साल तक की उम्र तक बेसिकली बढ़ी थी। मैं तब 6 फुट 1 इंच का हो गया, उसके बाद मैं बड़ा नहीं हुआ, मेरी हाइट और ग्रो नहीं हुई। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक ऐसा एज होता है जिसके बारे में तुम पढ़ोगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, उसमें तुम पढ़ोगे, चैप्टर तुम्हारे पास आएगा एडोलेसेंस का, उसमें तुम पढ़ोगे बेसिक चेंजेस, 10th में पढ़ोगे, हाँ 10th में आएगा ये चैप्टर। उसमें तुम बेसिक चेंजेस पढ़ोगे जो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड? जो तुम्हारा टीनेज वाला पीरियड नहीं होता, टीनेजर कहते हैं जिसके अंदर तुम 13 साल के होते हो, जैसे 13 से लेकर के 19 तक टीनेज पीरियड चलता है, एडोलेसेंस पीरियड चलता है। देख नाम के अंदर क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिन जिन ये लेटर्स के अंदर अपने वो वर्ड्स के अंदर अपने पास टीन आ रहा है, जिन जिन नंबर के अंदर टीन आ रहा है, तो ये वाली जो एज होती है इसको अपन टीनेज बोलते हैं, और इसको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? एडोलेसेंस बोला जाता है। इन सालों के दौरान, इस एज के दौरान एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं। ठीक है भाई। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस अपने पास कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, हमें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें खाना मतलब हमारे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को मत खा जाना। ठीक है। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं होता, रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सांस लेना तो अपने पास हो गया, इनहेल कर लिया, एक्सहेल कर लिया, है ना, ब्रीदिंग हो गया वो तो, लेकिन वो चीज अलग होती है, रेस्पिरेशन में फर्क होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन, मैंने खाना खाया वो एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए ट्रांसपोर्ट हुआ कहां तक? मेरे इंटेस्टाइन तक हुआ, धीरे धीरे करके वो घूमते फिरते क्या बन गया? पॉटी बन गया, एंड थ्रू माय एनस वो एक्सक्रीटा की फॉर्म में पास आउट हो गया, पॉटी हो गई, है ना भाई? तो क्या हो गया? ये सारा का सारा अपने पास ट्रांसपोर्ट हो गया सब्सटेंस का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं ग्रो कर गया, डेवलप कर गया, बच्चा था छोटा सा 6 फुट का, दाढ़ी मूछ वाला आदमी बन चुका हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई मेरी। रिप्रोडक्शन हो गई कि भाई पहले तो तुम थे नहीं इस दुनिया में, एकदम से कैसे आगे? क्या मम्मी पापा को परी देके गई क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अपने पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना भाई, जो कि एक मेल और फीमेल के थ्रू होता है और एक नया यंग वन प्रोड्यूस होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके,
प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ग्रोथ और लाइफ प्रोसेसेस की बात भी हो सकती है, सिर्फ इंसानों में नहीं होती है। अपने पास प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्या होता है सर? फोटोसिंथेसिस में सर एक ही प्रोसेस होता है कि सिंथेसिस की अपन ने फोटो खींच दी, फोटोसिंथेसिस हो गया। अच्छा, ऐसा होता है क्या? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अपना पेट भरते हैं गरीब का पेट, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मतलब ये तो सिर्फ एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के अंदर क्योंकि ह्यूमंस भी आते ही हैं, है ना। सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड। नहीं सर, मैं तो मांसाहारी हूं, मैं तो हिरन चीर के खा जाता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। वो हिरन क्या कर रहा है? वो हिरन भी मेरे पास घास ही तो खा रहा है। तो अगर वो हिरन घास ना खाए, वो जिंदा ना रहे, तो तू क्या मरा हुआ हिरन खा लेगा क्या? हिरन होगा ही नहीं जब तू खाएगा क्या फिर तू, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर शेर कहे कि मैं तो मांसाहारी हूं, मैं तो घास भूस नहीं खाता, मैं तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता, लेकिन स्टिल वो रहता है। कैसे रहता है? अगर वो हिरन को खा रहा है तो हिरन मेरे पास क्या खा रहा है? हिरन भी तो घास खा रहा है, पेड़ पौधे खा रहा है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हिरन जिंदा नहीं होगा, तो हिरन नहीं होगा जिंदा तो शेर भी जिंदा नहीं होगा, है ना। तो सारी की सारी चीजें अपने पास डिपेंडेंट होती हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं? फूड वेब कहते हैं, फूड साइकिल बोलते हैं। फूड साइकिल तुम पढ़ोगे, फूड वेब तुम आगे जाके पढ़ोगे, है ना। तो फूड साइकिल इसको बोला जाता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू सर्वाइव। हर किसी को एनर्जी चाहिए होती है और रिसोर्सेज क्या? जो भी ये वेरियस चीजें हैं, खाना पानी, ये सारी शेल्टर, ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर द रिसोर्सेज टू सर्वाइव। वो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको ये सारी चीजों की आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग टाइम थ्रू नेचर। अब अपन अगर समय को समझे नेचर के थ्रू, अब पहले तो भाई घड़ियां तो होती नहीं थी, टाइटैन की, सोनाटा की, ये घड़ियां पहले तो होती नहीं थी, तो कैसे समझते थे? तो बिफोर क्लॉक्स, जब तक घड़ियां नहीं बनी थी, पीपल यूज नेचुरल इंडिकेटर सच एज शैडोज टू एस्टिमेट टाइम। वो छाया, छाया जैसे मैं खड़ा हूं, मैंने बोला ना कि कभी मेरी छाया छोटी लग रही है, कभी मेरी शैडो बड़ी लग रही है, वो सब क्या है? वो क्यों है? वो इसीलिए होता है, वो एक सनडाइल नाम का वो उन्होंने एक पूरा का पूरा वो बना दिया था, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट बना दिया था। इस टाइप का सनडाइल दिखता था, बड़ा सा एक इक्विपमेंट होता था। जैसे जैसे सूरज अपने पास इस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में उगता था और सेट होता था, है ना, वैसे वैसे क्या होता था, शैडो की शेप चेंज होती थी। तो उन्होंने एक चीज कर रखी थी, शैडो किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो शैडो जिस तरफ जैसे जैसे जाएगी, वैसे वैसे उनको पता चलता रहेगा कि दिन का अभी कौन सा समय चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है। और इस चीज को बोला जाता है धूप घड़ी हिंदी में, और वैसे इसको बोला जाता है सनडाइल। ठीक है, सनडाइल। जो अपने पास जंतर मंतर है दिल्ली के अंदर, जयपुर में भी जंतर मंतर है, जयपुर में, राजस्थान शायद तो जयपुर में ही है ना। तो ये जंतर मंतर जो है, ये भी अपने पास टाइम दिखाने वाले ही कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, जिनको इस तरीके से बताया गया था कि जिस तरफ से अपने पास सूरज आएगा, सूरज की रोशनी, धूप आएगी, और यहाँ पर जंतर मंतर शैडो हमको शो करेगा। उस शैडो को देख करके हमको पता चल जाएगा अभी भाई साहब टाइम क्या हो। सनडाइल्स डेवलप किए गए थे यूजिंग द मूवमेंट ऑफ द सन एंड शैडो। जैसे सन मूव करेगा, वैसे वैसे शैडो की भी शेप चेंज होगी, शैडो भी मूव करेगी, और उस सब के रिस्पेक्ट में अपन पता लगा पाएंगे कि टाइम क्या हो रहा है असल में। ठीक है, मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट। आजकल अपन टाइम कैसे मैनेज करते हैं सर? रोलेक्स, रोलेक्स की घड़ी है सर मेरे पास, उससे टाइम देख लेता हूं 1 मिनट से पहले। सर कैसी बात कर रहे हो, है ना। सो मैकेनिकल क्लॉक्स एंड वॉचेस इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। मैकेनिकल क्लॉक्स बन चुकी हैं, वॉचेस बन चुकी हैं, जिनके अंदर गियर्स यूज किए जाते हैं, और अपने पास जो नीडल्स होती हैं वो हमको बताती हैं कि कौन सा घंटा चल रहा है, कौन सा मिनट चल रहा है, एंड इनफैक्ट कौन सा सेकंड चल रहा है, और कुछ घड़ियां तो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड भी बताती हैं। ठीक है, टुडे आजकल डिजिटल क्लॉक्स भी यूज हो रही हैं, एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट। जैसा मैंने बताया, आजकल तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड भी बता दिए जाते हैं, तो प्रिसाइज टाइम मैनेजमेंट, टाइम की एक्यूरेसी अपने को पता चल जाती है। रोल ऑफ लाइट एंड शेडोज। लाइट और शेडोज का क्या रोल है अपने पास? लाइट इनेबल्स विजन एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स। अब देखो, तुमको ऐसा लगता होगा कि टॉर्च में से लाइट आती है, बल्ब में से लाइट आती है, सूरज में से लाइट आती है, दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन क्या अगर मैं तुमको कहूं कि मेरे अंदर से भी लाइट आती है, तेरे अंदर से भी लाइट आती है, इस ब्रह्मांड के हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट आती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो आप गलत कह रहे हो। देखिए, ऐसा प्रिसाइजली ऐसा नहीं होता कि मेरे अंदर से लाइट आ रही है, लेकिन इस दुनिया की हर एक चीज रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। जैसे मेरे ऊपर ये जो लाइट बल्ब के अंदर से आ रही है, लाइट ट्यूबलाइट के अंदर से ये जो लाइट आ रही है, ये मेरे ऊपर पड़ रही है, और मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, और वो रिफ्लेक्शन तेरी आंखों में पड़ रही है, तभी तो तेरे को मैं दिख रहा हूं।
अंधेरे में मैं तेरे को क्यों नहीं दिखूंगा, कोई भी इंसान अंधेरे में हमको क्यों नहीं दिखता, क्योंकि अंधेरे में क्या है, कोई ट्यूबलाइट नहीं है, लाइट पड़ ही नहीं रही, रिफ्लेक्ट होगी कैसे, है ना। तो लाइट का फिनोमिना ऐसा होता है, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज के ऊपर पड़ती है, वो उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती है, और हमारी आंखों के अंदर से हम फिर उसको देख पाते हैं कि हाँ यार ये चीज अब हमें दिख रही है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ी, ये रिफ्लेक्शन इसने मारी और अब हमें दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली सारी की सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को पास करती है, पास ऑन करती है, लेकिन लाइट प्रोड्यूस जो चीजें करती हैं वो कुछ ही होती हैं, जैसे अपने पास लुमिनस ऑब्जेक्ट्स उनको बोला जाता है। ठीक है, सो लाइट इनेबल्स विजन, लाइट की वजह से अपने को विजन दिखती है, जैसे मैंने बोला कि हमको दिखती क्यों है कोई चीजें, विजन का मतलब क्या है, दिखना, है ना। हमें क्यों दिखती है, लाइट की वजह से दिखती है, लाइट बंद हो जाएगी हमें कोई चीज दिखेगी नहीं, अंधेरा हो जाएगा, है ना भाई। एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स, हमें अपनी सराउंडिंग्स को समझाने में भी मदद मिलती है। शैडोज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्सेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अभी शैडो वाली जो एप्लीकेशन है पूरी की पूरी सनडायल की एप्लीकेशन है, कि शैडोज हमको क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उस चीज की, उस वस्तु की पोजीशन उस समय पे क्या है, और सन उसको किस तरीके से शैडो प्रोवाइड कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, लाइट की अपने पास इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, ये तुम्हारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि लाइट की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, ये तेरे को पता होना चाहिए, पेपर में यही लिख के आई हो। लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में लाइट मदद करती है, जैसा मैंने बताया था तेरे को। इट हेल्प्स अस परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, हम डेली अपनी एक्टिविटीज भी लाइट की मदद से ही प्रोवा कर पाते हैं, जैसे कि रीडिंग एंड वर्किंग। अगर लाइट नहीं हो, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, सूरज दादा भग जाए, तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, लाइट के थ्रू सारे काम हो रहे हैं आजकल, है ना। स्टडिंग लाइट, लाइट का बारे में आया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, हम फॉर्मेशन ऑफ शैडोज पढ़ेंगे, कैसे होती हैं शैडोज बनती हैं। बिहेवियर ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, ओपेक सब्सटेंसेस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस, ये कुछ होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि लाइट किस तरीके से पास ऑन हो रही है ना। प्रैक्टिकल यूजेस जो होते हैं अपने पास लाइट के, अगर मैं उनकी बात करूं तो उसके अंदर अपने पास क्या होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे बढ़िया अगर मैं देखो एग्जांपल बताऊं तो ये हो गए तेरे स्पेक्स, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप जिससे अपन स्पेस की बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप जो कि तेरे केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब के अंदर होता है, जिसे तो छोटी छोटी चीजें देखता है, बायोलॉजी लैब में होता है बेसिकली, केमिस्ट्री लैब में तो नहीं, बायोलॉजी लैब में, है ना। इमेजिंग टेक्नोलॉजीज मतलब जिससे अपन इमेज बना पाते हैं। फोटोग्राफी के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत यूज होता है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है, कि हमने कैमरा से क्लिक तो कर लिया लेकिन उसको फोटो कैसे निकाले, उसकी इमेज कैसे प्रोवाइड कर पाए, तो दैट इज द इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना से हमारे आसपास, रेनबो कैसे बनता है, एग्जाम्पल क्या हो गए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन। अब ये चीज तुम इस क्लास में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन आगे जाकर के पढ़ोगे, कौन सी क्लास में, ये तुम पढ़ोगे 10th क्लास में, ठीक है। तो उसके अंदर तुम डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे कि किस तरीके से रेनबो की फॉर्मेशन होती है, वो चीज तुम पढ़ोगे। ओके, डे एंड नाइट, अर्थ मून और सेलेस्टियल फिनोमिना की अगर मैं बात करूं तो दिन और रात कैसे होती है, सिंपल सी बात है, अर्थ अपने पास रोटेट करती है, अर्थ की जो साइड सन की तरफ है वो क्या करेगी, जैसे सन की तरफ जो साइड है वहां पर डे होगा, जो साइड सन की तरफ नहीं है वहां पर नाइट होगा। ये बात तो हम बचपन से जानते हैं सर, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन कॉजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। अब एक चीज तुमको बताता हूं जो कि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई है, लेकिन ये चीज तुमको काम बहुत आएगी आगे। आगे कब काम आएगी, आगे कब काम आएगी, तेरे को 11th क्लास में काम आएगी फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ह्यूमैनिटीज लेंगे, कॉमर्स लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो साइंस लेंगे। तुम्हें आज तक हमेशा ये चीज बताई गई है कि अर्थ जो होती है एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट। ये बताया गया है ना तुमको, ये रहा अपने पास सन, इसके अराउंड अपनी ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि ये गलत है, ये अपने पास गलत है, क्यों है गलत सर, क्योंकि ऐसा बेटा नहीं होता अपने पास ये जो ऑर्बिट होती है ना, ये अपने पास ऑर्बिट होती है एलिप्टिकल, ओवल कहते हैं सर इसको। हाँ ओवल, तू लेमैन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में ओवल बोल सकता है, लेकिन इस शेप को बकायदा मैथमेटिकली क्या बोला जाता है, एलिप्स, मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास यहां पर होते हैं हमारे सूरज दादा,
ये हो गए अपने पास अपने सूरज दादा, और यहां पर अपने पास ये अपनी अर्थ माता, धरती माता जो है, ये इनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ये ऑर्बिट होती है ना, सर्कुलर ऑर्बिट कभी नहीं होती है। ये सर्कुलर ऑर्बिट जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है। बेसिकली ये फंडा होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट का। ठीक है, बचपन से लेकर के तुम्हें गलत पढ़ाया जाता है, और 11th क्लास में जब तुम पढ़ते हो तब तुमको धप्पा कर दिया जाता है कि बचपन से जो कुछ भी पढ़ गया है वो सारा का सारा सरासर गलत था। तो इसीलिए तेरे देवू भैया तेरे को बचपन में ही सही पढ़ा देंगे, ताकि आगे जाके तू अपनी नाक ना कटवाए और मेरी भी नाक ना कटवाए। ठीक है, तेरे को आगे जाकर के टीचर बोले कि हाँ यार, ते तो बहुत तेज बच्चा है, इसको तो बचपन से पता है 7th क्लास से ही। तो ये ऑर्बिट अपने पास बेसिकली सर्कुलर नहीं होती है, एलिप्टिकल होती है। अभी के लिए बस इतना जान लो, इतना ज्यादा अगर 11th क्लास में जाकर के फ्लेक्स कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा द मून एंड अर्थ की अपन अगर बात करें तो द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जिस तरीके से अर्थ हमारे पास रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वैसे मून अपने पास रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। ठीक है भाई, द अर्थ एंड मून बोथ कास्ट शैडोज इन स्पेस। जो अर्थ है और जो मून है, दोनों के दोनों शैडोज बनाते हैं स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से अपने पास लूनार साइकिल बनती है। इसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ठीक है, एक्लिप्सिस, एक्लिप्सिस क्या होती है सर? वो एलिप्स लिखा है या एक्लिप लिखा है? वो एलिप्स है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इस शेप को अपन क्या कहते हैं? इस शेप को अपन बोलते हैं एलिप्स। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है एलिप्सिस। एलिप्सिस हमारे पास क्या होती है? एलिप्सिस अकर व्हेन अर्थ, मून एंड सन अलाइन इन स्पेसिफिक पोजीशन। जब तीनों के तीनों एक स्पेसिफिक पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे अर्थ आ गया, मून आ गया और सन आ गया, तीनों के तीनों एक ही लाइन में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सोलार एक्लिप्स बोलेंगे। सोलार एक्लिप्स बोलेंगे। इसके अंदर अपने पास क्या होगा? अपने पास ग्रहण, जिसको हिंदी में क्या बोला है? चंद्र ग्रहण बोला जाता है, कि मून एकदम अपने को लाल दिखता है, कुछ ऐसा अजीब सा दिखता है, वो अपने पास हो जाता है। एक होती है लुनार एक्लिप्स। इसके अंदर मून क्या दिखता है अपने को? एकदम लाल सा दिखता है मून के ऊपर, क्योंकि कोई भी अर्थ की और सन की अपने पास लाइट नहीं पड़ रही होती है। इस तरीके से होता है कि मून यहां पर रिवॉल्व कर रहा था ना अर्थ के अराउंड, तो मून यहां पर आ गया अर्थ के पीछे, और अर्थ के ऊपर सन की सारी लाइट पड़ रही है, मून के ऊपर नहीं पड़ रही है, तो अपने पास लुनार एक्लिप्स आ जाएगी। लेकिन जब मून के ऊपर पड़ेगी बीच में और अर्थ के ऊपर थोड़ी कम पड़ेगी, वो हो जाएगा अपने पास सोलार एक्लिप्स। ठीक है भाई, ये चीज होती है अपने पास, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहां पर स्टडिंग एक्लिप्सेस हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड सेलेस्टियल मोशंस। सेलेस्टियल मोशंस यानी किस तरीके से अपने पास प्लैनेट, स्टार्स, मून, सन किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनका मोशन हमको समझ आता है किसके थ्रू? एक्लिप्सिस के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग आर यूनिवर्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ हो गया, मून हो गया, अदर सेलेशियल बॉडीज, जैसे कि अपने पास प्लैनेट्स थे, प्लूटो कहां भग गया, किसी को कुछ पता ही नहीं कहां चला गया, है ना भाई। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आर प्लेस इन द यूनिवर्स, हमको अपनी यूनिवर्स में कहां पर हम लाए कर रहे हैं, किस यूनिवर्स में, मिल्की वे गैलेक्सी में है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, जिस यूनिवर्स के अंदर ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ऐसे अनेकों करोड़ों अपने पास यूनिवर्सेज हैं, और वैसे यूनिवर्स भी अपने पास बहुत सारे हैं। जो अपने पास मल्टी यूनिवर्स होता है वो भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्या नाम है उसका? हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये मार्वल वाले है ना, वो कहते हैं ना मल्टीवर्स होते हैं बहुत सारे, तो सच में होते हैं वो। स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यार एक तो एसी इतना बड़ा रखा है ना, मेरी कुल्फी बना देंगे। स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हमें अभी जितनी इंफॉर्मेशन पता है वो 1% भी नहीं है। इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना इन जगहों पर, हमें अभी तक उसका 1% भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैंने देखो क्या बोला, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है। तू आसपास जा, जहां घूम रहा है वहां घूम, तू ऑब्जर्व करता चल, ऑब्जर्व करता था। तू क्रिकेट खेलने गया गली में, वहां पर भी तू ऑब्जर्व कर कि मैंने बॉल को बल्ले से मारा, इतनी तेज बॉल की डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई? क्योंकि मैंने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसकी डायरेक्शन चली गई। और ये फोर्स जो होता है क्या होता है? इंपल्स होता है। इंपल्स, सर हमने तो फोर्स पढ़ा था, आप इंपल्स बता रहे हो, फोर्स भी अच्छे से नहीं पढ़ा, आप इंपल्स बता रहे हो। भाई मैं तेरे को ये शब्द डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। आज इस क्लास के अंदर बहुत सारी इमेंस नॉलेज मैंने तेरे को दे दी है, बेसिक नॉलेज साइंस की। डराने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं तेरे को। मैं तेरे को बता रहा हूं, तू सिर्फ इन शब्द को तेरा कान के अंदर रख के रख, अपने दिमाग के अंदर रख के रख, याद भी मत कर, बस रख के रख। क्योंकि आगे जब तू साइंस के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेगा ना, तब तेरे को याद आएंगे तेरे देबू भैया। तब तू कहेगा कि हाँ यार, हमारा एक मास्टर था, हमको पहले ही सारी बढ़िया चीजें बता के गया।
ठीक है भाई, तो वो चीजें हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडी। ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो साइंस के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। मान ले हमारे पास जो न्यूटन भाई साहब है, न्यूटन भाई साहब ने अगर ऑब्जर्व नहीं किया होता कि वहां पर देखो, एक चीज लोगों को बहुत गलत पता है, लोगों को लगता है कि न्यूटन भाई साहब के सर पे सेब गिरा था और उनको एकदम से पता चला कि भाई ग्रेविटी है ना। असल में उनके सर पे नहीं गिरा था, उनके सामने ही बाग के अंदर एक पेड़ से सेब गिरा था। वो अपनी ऐसी कोई बुक वुक पढ़ रहे थे या थीसिस लिख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि भाई ये गिरा कैसे, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तब उन्होंने इस पर रिसर्च करी और ग्रेविटेशन का डिस्कवरी हुई, है ना। तो अगर वो चीज नोटिस ही नहीं करते, ऑब्जर्व ही नहीं करते, तो क्या आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ पाते? सर अच्छा है नहीं पढ़ पाते, सिलेबस में से एक चैप्टर कम हो जाता है। बेटा अगर ग्रेविटेशन नहीं हो पाती ना, तू आज एयरप्लेन में बैठ के दूसरे देश नहीं जा पाता, आज रॉकेट नहीं उड़ रहे होते। इतने सारी चीजें, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास ग्रेविटेशन के बेसिस पर है डिपेंडेंट। इनफैक्ट शिप्स भी नहीं होती, शिप्स भी बायंसी पर बनती हैं, कोई तो ट्रैवल ही नहीं कर पाता बेसिकली। ठीक है, सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए कि कौन सी चीज किस चीज पर डिपेंडेंट है, रिलेटेड है, वो सारी चीजों को रिलेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आस्किंग क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा तुमको, साइंस बिगिंस विद क्वेश्चंस सच एज व्हाई डू थिंग्स हैपन, ऐसा होता क्यों है। हाउ डू नेचुरल प्रोसेसेस वर्क, ये नेचुरल प्रोसेसेस, ये हमारे पास जो प्राकृतिक चीजें हैं, ये हो क्यों रही हैं, कैसे हो रही हैं। व्हाट कॉजेज चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास ये जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, आखिर हो क्यों रहे हैं। तो क्वेश्चंस पूछना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन कैसे इंटर रिलेटेड है। हमने ऑब्जर्व किया, अब ऑब्जर्व किया बस उसको देख करके मान मत लो, हाँ यार ये जो फूल है ये मुरझा गया, चलो मुरझा लिया हमने, मान लिया। ऐसा नहीं करना, वो मुरझाया क्यों, उसको इन्वेस्टिगेट तो कर, रीजन तो पूछ, क्वेश्चन तो पूछ, रिसर्च तो कर, तब जाकर के साइंस का धुरंधर बन पाएगा। क्यों मेरे हमजा अली मजारी। ठीक है भाई, द साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग फिनोमेना, पहले ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन पूछो, प्रश्न पूछो, फिर उसके बाद फॉर्मिंग एक्सप्लेनेशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्म करो, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो उसको, हाँ यार ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट करो, उसको टेस्ट भी करो, ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर दिया उसको टेस्ट नहीं किया, बस थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, उसको टेस्ट करो अच्छे से, टेस्टिंग आइडियाज थ्रू इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंस। अब ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब ये नहीं तू बैठ के ड्राइंग बना रहा है, नहीं, ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब है तू एक रिजल्ट उसके बाद कंक्लूड कर दे कि हाँ यार जब जब ऐसा होगा ये इस रीजन की वजह से हुआ, और ये रीजन का अपने पास कंक्लूजन है, इसका रिजल्ट ये होगा। तो ये सारी की सारी चीजें अपने पास साइंटिफिक अप्रोच के अंदर आती हैं। डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग, तेरे को अपनी थिंकिंग को साइंटिफिक करना पड़ेगा। एक आम आदमी क्या बोलता है, वो सेब सड़ गया, तू क्या बोलेगा, वो सेब क्यों सड़ा, वो केमिकल चेंज की, फिजिकल चेंज की वजह से सड़ा, है ना। एक आम आदमी क्या बोलता है, पानी उबल रहा है, तू क्या बोलेगा, पानी इवेपोरेट हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। ठीक है, अब एक वो क्या बोलते हैं, जैसे मतलब कि पानी सूख गया, है ना। जैसे अगर कपड़े सुखा के आ गए, हाँ कपड़े सूख गए क्या, हाँ कपड़े सूख गए। अब तू पूछ किसी से, वो कपड़ों से पानी सूखा के कौन से प्रोसेस से, कोई कहेगा बॉईल हो गया पानी, कोई कहेगा इवेपोरेट हो गया पानी, लेकिन तेरे को पता होगा वो पानी बॉईल नहीं, वो पानी इवेपोरेट हुआ। क्यों हुआ, सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा और एक आम इंसान के बीच में बहुत फर्क होता है। एक साइंस पढ़ने वाले बच्चे को रीजंस पता होते हैं, और एक आम इंसान को सिर्फ क्या पता होता है कि हाँ ये चीज हो गई। ठीक है भाई, ये चीज होती है। तो क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक माइंडसेट, साइंटिफिक माइंडसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर तेरे को साइंस पढ़ने वाला तगड़ा बच्चा बनना है, धुरंधर बनना है, तो तेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, सुन ले। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए, तू हर चीज एब्जॉर्ब कर, हर चीज ऑब्जर्व कर, ग्रैब कर नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तू सोचना तेरे को आना चाहिए, सोच, उसके बारे में सोच, सोचने से डर मत, ये मत सोच दिमाग खराब हो रहा है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेरे अच्छे होने चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग तेरी होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए हर एक चीज का। कोई तेरे से पूछे ये क्यों हुआ, तू कह रहा है बस भगवान का इशारा है, भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। नहीं भाई, ये सारी प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं होती, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। योर थिंकिंग शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी प्रैक्टिकल, नॉट इमोशनल। विलिंगनेस टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने की हमारी विल होनी चाहिए, हमारी विल पावर होनी चाहिए, हमारी अंदरूनी क्षमता होनी चाहिए। लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, हम एक्सप्लोरेशन के थ्रू लर्न कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम आसपास एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उतनी ज्यादा उनकी एक्सप्लेनेशन होगी, उतने ज्यादा हम लर्न कर पाएंगे, उनके रिजल्ट निकाल पाएंगे। Okay, every observation can lead to new questions and discoveries. Very important line. Please remember this line for your lifetime. Okay, आज कुछ questions करते हैं भाई इन चीजों पर।
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन? साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के मेन पर्पसेस क्या है हमारे पास? मेमोराइजिंग फैक्ट्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशंस, लर्निंग ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ओनली इन लैबोरेटरीज। नहीं, एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैबोरेटरीज में नहीं होते, हमारे आसपास हर जगह पर एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें ही हो रही हैं, उनके रीजंस हमको पता होने चाहिए, हम उन पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके बारे में नई डिस्कवरीज बना सकते हैं। सो आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशंस, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। Which of the following is an example of irreversible change? इनमें से irreversible change कौन सा है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते? मेल्टिंग ऑफ बटर, मैंने मेल्टेड बटर को फ्रिज में रख दिया, वापस जम गया, ये तो रिवर्सिबल है, ये तो नहीं होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को मैंने फ्रीज कर दिया, बाहर रख दिया, वापस भाई वो वाटर बन गया, बर्फ से वापस पानी बन गया, ये भी रिवर्सिबल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, क्या एक सड़े हुए फ्रूट को, एक पके हुए फ्रूट को मैं वापस पहले ऐसा बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो ये मेरे पास क्या है? इरिवर्सिबल है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल? इनमें से वाटर साइकिल का पार्ट कौन सा है? रेस्पिरेशन वाटर साइकिल का पार्ट है क्या? नहीं है। फोटोसिंथेसिस है क्या? नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। डाइजेशन है क्या? नहीं है, तो हमारी बॉडी का पार्ट है। इवेपोरेशन है क्या? ऑफ कोर्स इवेपोरेशन है। वाटर बॉडी से हमारे पास सूरज दादा की मदद से जो वाटर होता है गर्मी की वजह से इवेपोरेट होता है और वो जाकर के क्लाउड्स के अंदर क्या हो जाता है? कंडेंसेट हो जाता है। उस कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स जब प्रेसिपिटेट करते हैं रेनफॉल की फॉर्म में, तो प्रेसिपिटेशन होता है, वो रेनफॉल की फॉर्म में होते हैं और वापस आकर के वाटर बॉडी में समा जाते हैं और वापस इवेपोरेशन होती है। दिस इज द वाटर साइकिल। ओके। बिफोर मॉडर्न क्लॉक्स वर इन्वेंटेड, पीपल यूज डैश टू इन्वेस्टिगेट टाइम, एस्टिमेट टाइम, है ना। जब अपने पास टाइटन की घड़ी नहीं आई थी, सोनाटा की घड़ी नहीं आई थी, जी शॉक की घड़ी नहीं आई थी, तो अपन क्या करते थे? अपन बनाए थे भाई धूप घड़ियां। धूप घड़ियां क्या होती थी? अपने पास सनडायल्स होते थे, जिसकी मदद से हम शैडो देखते थे, शैडो की मदद से एस्टिमेट करते थे कि अभी दिन का कौन सा समय चल रहा है ना। थर्मामीटर्स नहीं भाई, थर्मामीटर तो नहीं यूज करते थे। मैग्नेट, चुंबक यूज करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यस, शैडोज अपन यूज करते थे, सनडायल्स अपन यूज करते थे। इलेक्ट्रिसिटी तो तब थी ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होती तो घड़ी नहीं बना लेते, डिजिटल क्लॉक, क्या बात कर रहे हो, है ना भाई। तो शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपन यूज करते थे, ऑप्शन सी। What causes डे एंड नाइट ऑन अर्थ? डे और नाइट अर्थ पर कैसे होती है? जो अर्थ की रोटेशन होती है अलोंग इट्स एक्सिस, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है जब वो, तो उसकी वजह से अपने पास दिन और रात होता है अर्थ पर। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, फेजेस ऑफ द मून। अब देखो, रिवॉल्यूशन जो होती है ना बेसिकली, वो सीजन्स कॉज करती है। अर्थ जब एलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसे मैंने बताया एलिप्टिकल ऑर्बिट में है अर्थ सन के अराउंड, है ना, तो जब सन से ये दूर होगी तो क्या है? गर्मी कम होगी। सन के पास क्या है? सन क्या है? गर्मी है, गर्मी देता है, आग का गोला है ना, तो क्या होगा? गर्मी देगा। जब पास होगी तो अपने पास गर्मी वाला मौसम होगा, जब दूर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अपने पास सर्दी वाला मौसम होगा। इस तरीके से अर्थ पता रिवॉल्व करती है अपने पास सन के अराउंड। तो रिवॉल्यूशन की वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं, है ना। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, है ना। तो यहां पर रोटेशन होगा इसका सही आंसर, रिवॉल्यूशन कभी मत करके आना। Why are different branches of science considered interconnected? इनको interconnected क्यों consider किया जाता है? They study the same topics only। अगर same topics करते हैं तो same topics तो of course नहीं होते। बायोलॉजी अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, तो ये तो नहीं होगा। They use identical methods in every situation। Not really possible कि अपने पास identical methods नहीं होते हैं सारी सारी situations के। अलग अलग situations में अलग अलग processes होते हैं जिससे अपन tackle करते हैं। They are taught together in schools, मतलब होता तो है ऐसा, but this is not the accurate reason। डिस्कवरीज इन वन फील्ड कैन हेल्प एडवांसमेंट इन अदर फील्ड। जैसा मैंने बताया कि फिजिक्स की फील्ड में टेक्नोलॉजी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, तब जाकर के वो बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है, मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी में भी काम आता है, और इनफैक्ट एजुकेशन में, तुम्हारी एजुकेशन में भी काम आ रहा है। तो एक फील्ड की डिस्कवरी दूसरी फील्ड में काम आ रही है। इसकी यही रीजन है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। और भाई समरी इसकी यही है कि भाई अपनी लाइफ में हमेशा साइंस में अगर धुरंधर बनना है तो इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं कि टू बिकम धुरंधर इन साइंस, साइंस में धुरंधर बनने की अपने पास की क्या है? ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग क्वेश्चंस।
और इसका मतलब ये नहीं है आस्किंग क्वेश्चंस का मतलब सर हम तो पैसे नहीं है हमारे पास, हम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, हम बैच नहीं खरीद सकते, हम क्वेश्चन किस मास्टर से पूछेंगे। क्वेश्चन बेटा खुद से पूछ दो, उससे ही तेरा दिमाग डेवलप होगा। तू खुद से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, आई गारंटी यू। नेट तो सबके घर में, अब इतना तो गरीब कोई भी नहीं है भाई आजकल, नेट तो हर कोई फोन में चला रहा है। एक जो दिहाड़ी पे मजदूर आता है उसके भी फोन में नेट होता है, वो भी गाने सुन रहा होता है अपने फोन में नेट पर, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, है ना भाई। तो वो सब तो हर किसी के पास होता है। सो नेट इज द सबसे बढ़िया रिसोर्स है तुम्हारे पास भाई, इंटरनेट। हमारे टाइम पर तो मेरे को तो इंटरनेट का जो एक्सेस था मिला था 9th क्लास में जाकर के, 10th क्लास में जाकर के, है ना। तो बड़ी दिक्कत हुई थी, उससे पहले तो मेरे को सारा का सारा काम खुद करना पड़ता था, खुद सोचना पड़ता था। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा रिसोर्स है, एक्सप्लोर इट, है ना। सो ऑब्जर्वेशन एंड तुम्हारे क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स को इंप्रूव करो, बढ़िया धुरंधर बन जाओगे। होमवर्क क्या है, इसके क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना। बाकी तो ये चिंदी चैप्टर है ही, बस इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी मॉरल वैल्यूज मैंने आज तुमको दी हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना बस, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। बाकी अपन आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं भाई तुमसे अगले चैप्टर के वन शॉट में बहुत जल्दी, ठीक है भाई। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।